दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो एक साउथ की मलयालम लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है अंजाम पथीरा, जिसको IMDb पर 8.1 की शानदार रेटिंग मिली आउट ऑफ 10 की। साथ ही 97% गूगल यूजर ने इसको पसंद भी किया है। दोस्तों बता दूं मैं इस मूवी की खासियत, आपने रसातन मूवी देखी होगी जिसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था थ्रिलर और क्राइम में, जिसमें साइको किलर दिखाया गया था। तो दोस्तों आज जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं उस मूवी में भी एक साइको किलर दिखाया गया है और साथ ही ये मूवी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन पूरा सुने, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अनवर हुसैन से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। अनवर एक थीसिस के लिए जेल में एक साइकोपाथ किलर रवि से मिलने जाता है और रवि से पूछता है कि उसकी क्या मेंटलिटी होती है ऐसे ब्रूटली मर्डर करने के पीछे। रवि जो कि 14 मर्डर कर चुका है अनवर को बताता है उसे अच्छा लगता है जब वह हथौड़ी से किसी का सिर खोलता है। उसके बाद अनवर अपने घर आ जाता है। तभी ACP अनिल माधवन की उसे कॉल आती है, जो कि उसके फ्रेंड होते हैं। ACP माधवन अनवर को ऑफिस आने के लिए बोलते हैं। जब अनवर ACP माधवन से मिलता है जाकर, तो वो उसे कंसल्टिंग क्रिमिनोलॉजिस्ट अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और अनवर इस बात को मान भी जाता है। जब वो वहाँ से लौट रहा होता है तो रास्ते में अनवर सिगरेट पीने के लिए रुकता है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि पागलों की तरह बातें करता है। वो अनवर से बोलता है कि आज के बाद तुम्हारी नींदें उड़ने वाली हैं, तुम चैन से सो नहीं पाओगे। यह सुनकर अनवर परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि उस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों कहा। उसी रात DSP अब्राहम कोसी अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक वैन दिखाई देती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उनके सामने अचानक एक भेड़िए के मास्क में कोई आता है। वो एकदम से डर जाते हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, हेलो, और उनका किडनैप हो जाता है। अगली सुबह उनकी बॉडी एक जिप्सम के मैदान में मिलती है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है DSP अब्राहम कोसी की दोनों आँखें और दिल बुरी तरह से निकाल लिया गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी बॉडी में जोल्पीडियम ड्रग बहुत मात्रा में पाया गया है और कोई भी ज़बरदस्ती जैसे निशान उन्हें नहीं मिले। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, जोल्पीडियम ड्रग की इस्तेमाल अक्सर वो लोग करते हैं जिनको नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या जिनको नींद ही कम आती है। तभी वहाँ इस केस की इंचार्ज DSP कैथरीन आती हैं और ACP अनिल माधवन उन्हें उस केस की सारी डिटेल्स बताते हैं और अनवर से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। अनवर DCP कैथरीन को बताता है कि जिस तरह ये मर्डर हुआ है उस तरह तो कोई या तो मेंटल इलनेस की वजह से करेगा या किसी के बदले की चाह से। उसके बाद उनकी सारी टीम इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर जोल्पीडियम ड्रग के बारे में बताते हैं कि इसे नींद नहीं आने की वजह से लिया जाता है, पर इसका ज़्यादा यूज करना माइंड के लिए खतरनाक भी हो जाता है और हेलुसिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि अनवर अपने सारे कलेक्ट किए हुए पेपर्स को देखता है और ACP अनिल को कॉल करता है और उनसे कहता है कि इस तरह के मर्डर करने वाले साइकोपाथ किलर सिग्नेचर पैटर्न का यूज करते हैं और वो रुकते नहीं हैं। हमारे केस में उस किलर का टारगेट पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमें अलर्ट करना चाहिए सबको। पर ACP अनिल उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं और कॉल काट देते हैं। उसी रात एक और पुलिस ऑफिसर का उसी तरह से किडनैप हो जाता है जैसे कि DCP अब्राहम कोसी का हुआ था। और नेक्स्ट डे उस ऑफिसर की लाश पुलिस स्टेशन के बैकयार्ड में मिलती है और उसकी भी आंखें और दिल निकाल लिया जाता है। उस लाश के पास एक इंसाफ की देवी की मूर्ति भी मिलती है, पर उस मूर्ति की आंखों पर पट्टी नहीं होती है और उनकी आंखें भी होती हैं। यूजुअली इंसाफ की देवी की आंखें नहीं होती हैं, इसीलिए उनकी आंखों पर पट्टी होती है। पर यहाँ केस उल्टा है, मरने वालों की आंखें नहीं पर इंसाफ की देवी की आंखें होती हैं। उधर अनवर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा होता है और अपने स्टूडेंट्स को डॉक्टर बेंजामिन द्वारा साइकोलॉजिस्ट के ऊपर लिखी बुक को रिकमेंड करता है। तभी उसके पास ACP अनिल की कॉल आती है और वो उसे एक और मर्डर के बारे में बताते हैं। जब वो स्टेशन की CCTV फुटेज चेक कर रहा होता है तो उन्हें पता चलता है कि CCTV फुटेज को चेंज कर दिया गया है। इससे उन्हें पता चलता है कि किलर एक हैकर भी है, उसे पता है टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है। उसी टाइम जब वो DSP अब्राहम की डेड बॉडी की फ़ोटो को दोबारा से देखते हैं तो उन्हें वहाँ भी सेम इंसाफ की देवी की मूर्ति मिलती है जिनकी आंखों पर पट्टी नहीं होती है, पर उस मूर्ति को अच्छे से देखने पर उन्हें कोई सिग्नेचर या नेम या कोई टैग नहीं मिलता है। इंक्वायरी करने पर भी उस मूर्ति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता है। आगे मूवी में अनवर एक हैकर को हायर करते हैं किलर की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। नेक्स्ट सीन में कोंगड़ पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है और वो वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए बोलती है। वो कुछ उस मूर्ति के बारे में बात करने वाली होती है, पर जब तक वो पुलिस ऑफिसर आता है तब तक वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम जानेंगे कि वो लड़की कौन थी और वहाँ से क्यों चली गई। उसके बाद अनवर की वाइफ फातिमा उसे बताती है कि उस मूर्ति पर जरूर कोई ना कोई कोड या नेम जरूर होगा, पर वह बोलकर मना कर देता है कि उस मूर्ति को उन्होंने अच्छे से एक्सरे किया है, वहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। उधर DCP कैथरीन अपनी टीम को लेकर एक प्लान बनाती हैं। वो दो का ग्रुप बनाकर सबको अलग अलग डायरेक्शन में भेज देती हैं और एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी मेंटेन करने के लिए बोलती हैं, जिससे जब वो किलर किसी को किडनैप करने आएगा तो हम पकड़ लेंगे। कैथरीन एक सुनसान रास्ते पर जा रही होती हैं और उनका ड्राइवर प्लान के हिसाब से 100 मीटर की दूरी पर उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी एक कार कैथरीन के पास आकर रुकती है। उसमें कुछ शराबी लड़के होते हैं जो कैथरीन को छेड़ने की कोशिश करते हैं। कैथरीन जैसे ही अपनी गन निकालती हैं वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती हैं तो ड्राइवर पॉल्सन वहाँ नहीं होता है, यहाँ उसका किडनैप हो जाता है। उसकी स्कूटी से मिले कैमरे में उन्हें एक भेड़िए के मास्क
में एक आदमी दिखाई देता है। अगली सुबह अनवर के घर कोई एक फ्रीज का पार्सल भेजता है। फातिमा जब उसको खोलकर देखती है तो पॉल्सन की लाश सैम मूर्ति के साथ होती है। वो बहुत डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। पुलिस लाश को फॉरेंसिक लैब भेज देती है। वहाँ से उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिलता है। उस फिंगरप्रिंट को डेटाबेस में सर्च करने से उन्हें पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट एक कोकीन डीलर समीर का होता है। जब पुलिस समीर की इन्वेस्टिंग करते हुए उसके घर पहुँचती है तो वहाँ उन्हें समीर की लाश मिलती है, जो कि कई दिनों से वहाँ पड़ी होती है। अगले सीन में अनवर की निगाह उस मूर्ति पर जाती है। उसका कलर चेंज हो रहा होता है। जब वो ध्यान से देखता है तो मूर्ति पर उसे एक साइन मिलता है। जब वो साइन का पता लगाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिटी से दूर एक मूर्तिकार है, सुधाकर। यह उसी का साइन होता है। कैथरीन और उसकी टीम सुधाकर से मिलने उसके घर जाते हैं। तब वो बताता है कि 6 महीने पहले 2 लोग आए थे ये मूर्ति बनवाने, पर उनकी शर्त थी कि मूर्ति की आंखें होनी चाहिए। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैंने उनके लिए 5 मूर्ति बनाई थी। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझसे पैसे दिए और मूर्ति लेकर चले गए, पर वो मेरी आंखों में एक केमिकल डालकर मुझे अंधा बना गए। अब मैं उन्हें पहचान भी नहीं सकता। सुधाकर अपनी लड़की से इंट्रोड्यूस कराता है। वो लड़की बताती है कि वो पुलिस स्टेशन आई थी बताने के लिए, पर तभी उसके पास अननोन नंबर से कॉल आया कि उसने कुछ भी बताया तो वो उसे और उसके पिता को मार देंगे, इसीलिए वो वहाँ से भाग आई थी। जाते टाइम अनवर अपना कार्ड उस लड़की को देता है और बोलता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो कॉल करना। एंड्रयू कैथरीन और उनकी टीम के लिए एक ऐप बनाता है, जिसको इंस्टॉल करने के बाद अगर किसी के भी फ़ोन में कोई अनऑफिशियल मूवमेंट होता है तो उनके सर्वर के पास अलर्ट आ जाएगा। एंड्रयू वही हैकर होता है जिसे अनवर ने हायर किया था। तो कुछ दिन बाद सीआई शरद चंद्रन जब पेट्रोलिंग से अपने घर जाते हैं तो उन्हें सैम वही भेड़िए वाला मास्क वाला आदमी दिखता है और उसके साथ एक और आदमी होता है, पर उनके बीच झगड़ा होता है और सीआई का फ़ोन गिर जाता है। तभी तुरंत पुलिस स्टेशन में अलर्ट मिलता है, लेकिन जब तक वो सीआई शरद चंद्रन के घर पहुंचते हैं उनका किडनैप हो चुका होता है और अगले दिन उनकी लाश एक कंबल से लिपटी हुई एक मेट्रो ट्रेन में मिलती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है उनकी लाश को 2 लेडीज वहाँ छोड़ गई थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इनका 20 मर्डर सेम तरीके से किया गया था, पर इनके बॉडी में जोल्पिडियम के साथ साथ एक और ड्रग टेनोरमिन मिलता है। तभी डीसीपी कैथरीन को केस से हटाकर केस का इंचार्ज एसीपी प्रकाश सीताराम को बना दिया जाता है। जब अनवर इन दोनों ड्रग के बारे में रिसर्च करता है तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चलता है और वो कैथरीन को बताता है कि जोल्पिडियम ड्रग का यूज किसी को भी हिप्नोटाइज करने के लिए भी किया जाता है। हमारे केस में सब हिप्नोटाइज किए गए थे, जिसकी वजह से कोई भी जबरदस्ती के निशान हमें नहीं मिले। मगर सीआई शरद चंद्रन पहले से टेनोरमिन ड्रग का यूज करते थे, बिकॉज उन्हें हाई बीपी था। टेनोरमिन ड्रग जोल्पिडियम का काउंटर ड्रग है, इसीलिए उन पर हिप्नोटाइज का कोई असर नहीं हुआ, जिसकी वजह से किलर को उनके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। पर कैथरीन कहती हैं कि वो ऑफ ड्यूटी पर हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। अगले सीन में अनवर अपनी बेटी के साथ स्पिनर से खेल रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि सीआई शरद चंद्रन के घर से एक स्पिनर मिला था। तभी वो उस स्पिनर से रिलेटेड कोई भी पुराना केस ढूंढने लगता है। तब अचानक से उन्हें एक केस मिलता है सिमोन का, जो कि कई सालों पहले एक मर्डर केस में अरेस्ट किया गया था। उसकी फाइल पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि सिमोन एक हैकर और साइकोपाथ क्रिमिनल था, जिसे लोगों को मारने में बहुत मजा आता था, पर जेल में एक फायर एक्सीडेंट में वो जलकर मर गया। पर अनवर को विश्वास नहीं होता है। जब अनवर ये सारी बातें एसीपी प्रकाश को बताता है तो वो उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तभी उसे एंड्रयू से पता चलता है कि मेट्रो ट्रेन में जो लड़की दिखी थी उनमें से एक सिमोन ही था। जब वो ये सब बताने एसीपी प्रकाश के पास जाता है तो एसीपी प्रकाश उसे बताते हैं कि सिमोन और उसके साथी अरविंद ने सुसाइड कर ली। खेल खत्म और वो लास्ट मूर्ति भी मिली है, पर अनवर को कुछ तो गलत लगता है। वो कैथरीन और एसीपी अनिल को बताता है कि कोई भी साइकोपाथ किलर कभी सुसाइड नहीं कर सकता, उन्हें खुद से बहुत प्यार होता है, कुछ तो मिसिंग है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अनवर के पास सुधाकर की कॉल आती है। जब अनवर सुधाकर से मिलने जाता है तो सुधाकर अनवर को बताता है कि वो फिर आया था। उसने 6वीं मूर्ति बनवाई, पर इस बार उसे मेरी बेटी ने देख लिया और उसका स्केच बनाया है। फिर सुधाकर उस किलर का स्केच दिखाता है। स्केच देखकर अनवर शॉक हो जाता है। वो और कोई नहीं, डॉक्टर बेंजामिन ही होता है। डॉक्टर बेंजामिन का पता लगाते हुए अनवर सुदेवन से मिलता है। सुदेवन बेंजामिन की स्टोरी बताते हैं। डॉक्टर बेंजामिन के पिता लुइस एक मजदूर थे। बेंजामिन की एक बहन भी थी जिसका नाम रेबका था। वो बड़ी खुशी से अपनी लाइफ जी रहे थे। एक दिन रेबका अचानक स्कूल में चक्कर खाकर गिर पड़ती है। डॉक्टर ने लुइस को बताया कि रेबका प्रेग्नेंट है। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो शौक में आ गया कि वो अभी बच्ची है, किसने ऐसा किया उसके साथ। बहुत पूछने के बाद रेबका ने बताया कि फादर बेनेट ने उसके साथ ये सब जबरदस्ती की। जब लुइस फादर बेनेट के खिलाफ एफआईआर लिखाने इंस्पेक्टर अनिल माधवन के पास गए तो अनिल माधवन और उनके साथी शरद चंद्रन ने फादर बेनेट से रिश्वत खाकर सारा इल्जाम लुइस पर डाल दिया और उसे अरेस्ट कर लिया। अपनी बेटी की लाइफ बचाने के लिए लुइस ने उसे कहीं दूर भेज दिया और लुइस ने अपनी बेटे की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी। उसके कुछ दिन बाद लुइस ने जेल में ही सुसाइड कर ली। अपने पिता की मौत के बाद बेंजामिन बहुत टूट गया था, पर समझाने के बाद वो यूएस पढ़ाई करने चला गया। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। इतना सुनकर अनवर एसीपी अनिल को कॉल करता है और सब बातें बताता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है। पर जब तक अनवर वहाँ पहुँचता है उससे पहले ही बेंजामिन एसीपी अनिल को किडनैप कर लेता है। बेंजामिन एसीपी अनिल को मारने ही वाला होता है। तभी अनवर वहाँ पहुँच जाता है। अनवर और बेंजामिन में लड़ाई होने लगती है और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। बेंजामिन अनवर का गला दबाकर मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से आकर कैथरीन बेंजामिन के सर पर एक लकड़ी से वार करती हैं और अनवर को बचा लेती हैं। कैथरीन बेंजामिन को अरेस्ट करके रिमांड पर रखती हैं, पर बेंजामिन कुछ भी नहीं बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। आगे अनवर बेंजामिन से बात करने के लिए आता है और वो उससे कहता है, तुमने सिमोन की जगह जेल में जिसे आग में जला दिया था वो और कोई नहीं फादर बेनेट ही था, और सिमोन, अरविंद, समीर ये सब तुम्हारे मोहरे थे।
और तुमने अपने टारगेट एसीपी अनिल और शरद चंद्रन तक पहुंचने के लिए 3 पुलिस वालों को बिना फालतू में ही मार दिया ताकि पुलिस तुम तक नहीं पहुंच सके। बेंजामिन बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे बस अपना बदला लेना था। पर अनवर उससे कहता है कि तुम्हारा लास्ट टारगेट तो अभी भी जिंदा है और तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेंजामिन को एक स्पेशल पुलिस की एस्कॉर्ट टीम एनकाउंटर के लिए ले जाती है और उसका एनकाउंटर कर देती है। उधर अनवर को कुछ गलत लगता है और वो एसीपी अनिल के घर जाता है, जहाँ उसे लिफ्ट से निकलते वक्त एक लड़की मिलती है। जब अनवर एसीपी के रूम में जाता है, एसीपी अनिल का मर्डर हो चुका होता है। जब वो खिड़की से उस लड़की को आवाज़ लगाता है, रेवका, तो वो पीछे मुड़कर देखती है और चली जाती है। दोस्तों, रेवका ने अपने भाई का और अपना बदला पूरा कर लिया होता है और इस तरह इस कहानी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी कमेंट करके जरूर बताएं। काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूँ, बिकॉज अभी ये मूवी हिंदी में नहीं आई है। तो मेरी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही अपडेट मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँगा। आप अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए